नमस्ते आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। कैसे हैं? चलिए, आज हम लोग फिर एक बार उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम पेपर 5 को ही डिस्कस करेंगे। पिछला क्वेश्चन भी हमारा पेपर 5 से ही था और आज फिर हम पेपर 5 पे ही एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो महाजनपद काल था उसमें 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में जो है 8 महाजनपद वो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो इसीलिए हम इस प्रश्न को आज यहाँ देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वही छोटा सा एक इंट्रो आप दे देंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था, जिसका प्रमाण हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, क्योंकि अगर कोई चीज मिल रहा है तो उसके वो कहाँ से मिल रहा है, यदि आप स्रोत दे देंगे तो निश्चित तौर पे आपको एग्जामिनर के ऊपर एक इम्प्रेशन बनाने में सफलता मिलेगी। तो आप यहाँ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है, तो यहाँ आप ऐसे दिखा देंगे कि जो 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है वो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अब अगर इन 16 महाजनपदों को देखा जाए तो 16 में जो 8 हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। ये देखिए मैप में, ये हमारे 16 महाजनपद हैं। जैसे कुरु हुआ, सूरसेन हुआ, पांचाल हुआ, कोसल हुआ, वत्स हुआ, चेद हुआ, ये सब जो हैं ये सब बेसिकली ये देखिए। फिर सबसे दक्षिण में क्या है? अस्मक। सबसे दक्षिण में जो है वो अस्मक है। यानी कि जो 15 करीब हैं वो जो है वो ऊपर उत्तर भारत में है और एक जो है वो साउथ में है, अस्मक है। तो एक फैक्ट आपका पीटी का यहाँ से हो गया कि पूछ लेता है कि निम्न महाजनपदों से में से कौन दक्षिण में स्थित था, तो ये अस्मक था। तो ये देखिए आपके सारे महाजनपद हैं, वज्र है, मल्ल है, अंग है, काशी है, मगध है, ये सब है। तो इसी में जो 8 हैं हमारे वो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से हैं? तो देखिए, काशी, कोसल, वत्स, मल्ल, केद, सूरसेन, कुरु, पांचाल। अब यहाँ ऐसे बता करके फिर अब आपको करना क्या है कि इन सबों के बारे में जो प्रमुख चीजें हैं, जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो प्रमुख फैक्ट्स हैं, उनको आप देते हुए आगे निकल जाइए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे काशी से। देखिए, सबसे पहला जो है महाजनपद काशी, और काशी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देखिए, ये एक फैक्ट है कि अथर्ववेद में मिलता है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा एवं 80 नदियों के बीच स्थित थी। देखिए क्या है, वरुणा और 80, इसी दोनों नदियों को मिला करके ही वाराणसी नाम भी पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। अब दूसरा अगर पॉइंट आप देंगे तो दूसरे के तहत देंगे कि महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी। महाभारत क्या कहता है? महाभारत ये कहता है कि जो काशी की स्थापना थी वो दिवोदास ने की थी। आरंभ में यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए, कभी एक बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था कि आरंभिक सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था,
जनरली लोगों ने किया क्या, मगध था, मगध को लगा के चले आए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ हम बता दें कि जो मगध था वो बाद में शक्तिशाली हुआ। आरंभिक जो दौर था महाजनपदों का, उसमें यदि सबसे शक्तिशाली देखा जाए तो यही क्या था, काशी था। हाँ, आरंभ में यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यम ब्रह्मदत्त इसके सबसे शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने कौशल को हराया था। कालांतर में अजातशत्रु ने काशी को जीतकर मगध में मिला लिया। देखिए, अब यहाँ हम उस कहानी पे नहीं जाएंगे कि कैसे काशी को दहेज में दिया जाता है, फिर अजातशत्रु के द्वारा यदि उस अजातशत्रु के द्वारा उस पर फिर पुनः कब्जा कर लिया जाता है, एक युद्ध होता है कौशल और काशी में। ये घटना आप सभी लोग जान रहे होंगे, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। बस यहाँ ये उल्लेख कर देना है कि अजातशत्रु द्वारा काशी को जीतकर मगध में मिला लिया गया था। जैन स्रोतों के अनुसार 23वें तीर्थंकर, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके पिता जो अश्वसेन थे वो काशी के ही राजा थे। मतलब काशी जो है वो जैन धर्म से भी संबंधित थी, क्योंकि उनके जो 23वें तीर्थंकर थे उनके पिता जो अश्वसेन थे वो काशी के ही राजा थे। अब देखिए, काशी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, जो मुख्यतः सूती और रेशमी वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। काशी क्या था, काशी से सूती और रेशमी वस्त्र का व्यापार उस समय बड़े पैमाने पर होता था। तो ये आपका काशी महाजनपद को लेकर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ इस पे बताया गया है। अब आगे देखते हैं कौशल के लिए। देखिए, दूसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, कौशल। वर्तमान अवध का क्षेत्र ही कौशल कहलाता था। जो वर्तमान अवध का क्षेत्र वही कौशल है। सरयू नदी इसे दो भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी एवं दक्षिणी। अब जो उत्तरी कौशल है उसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल इसकी राजधानी साकेत या अयोध्या। तो ये पॉइंट आप लोग जान गए कि वर्तमान अवध का जो क्षेत्र वही कौशल कहलाता था। सरयू नदी से दो भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो साकेत या अयोध्या थी। रामायण काल में कौशल की राजधानी साकेत थी। अगर रामायण काल में कहा जाए, जब रामचंद्र जी का समय था, उस समय का अगर देखा जाए तो उस समय जो इसकी राजधानी थी कौशल की, वो साकेत थी, अयोध्या। इक्ष्वाकु वंशीय प्रसेनजित यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, जो बुद्ध के समकालीन थे। क्योंकि देखिए, ये 16 महाजनपद को लेकर के, चूंकि 16 महाजनपद के समय को लेकर के पूछा जा रहा है, तो एक पॉइंट महत्वपूर्ण आप ये दे सकते हैं कि इक्ष्वाकु वंशीय प्रसेनजित यहाँ का जो सबसे शक्तिशाली शासक थे उस समय के, वो बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध एवं प्रसेनजित की भेंट का वर्णन भरहुत स्तूप में अंकित है। मतलब बुद्ध और प्रसेनजित की मुलाकात भी हुई थी, और इसका साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, तो भरहुत स्तूप से मिलता है। ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कौशल एवं मगध महाजनपद में कड़ी प्रतिद्वंदिता थी। ये तो आप जान ही रहे हैं कि एक समय था कि सब महाजनपदों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व था, लेकिन मगध एक ऐसा महाजनपद उभर करके आया कि जो धीरे धीरे सारे महाजनपदों को जीतते हुए एक साम्राज्य में अपने आप को तब्दील कर लिया। तो इसी कड़ी के तहत अगर देखेंगे तो कौशल एवं मगध जो थे ये आपस में लड़ते थे। युद्ध में कौशल की पराजय के कारण प्रसेनजित को विवश होकर अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ा था। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि प्रसेनजित को विवश होकर अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह करना पड़ा था। और मध्यम निकाय एवं सुत्त निपात के अनुसार गौतम बुद्ध स्वयं को कौशल का निवासी, देखिए ये जो मध्यम निकाय है और सुत्त निकाय,
सुत्त निपात, ये दोनों ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध जो है स्वयं को कौशल का निवासी बताते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कौशल कितना महत्वपूर्ण उस समय महाजनपद था। तो ये हमारा कौशल हो गया। अब आते हैं वत्स पे। देखिए, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, प्रयागराज के निकट, जो प्रयागराज के निकट यमुना के तट पर स्थित थी। मत्स्य पुराण के अनुसार मत्स्य पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के गंगा नदी की बाढ़ में नष्ट हो जाने के बाद कुरुवंशीय राजा निचच्छू द्वारा अपनी राजधानी कौशाम्बी हस्तांतरित की गई थी। देखिए, एक हस्तिनापुर का जो क्षेत्र था, वहां के राजा थे निचच्छू। जब इनकी राजधानी जो है वो बाढ़ में बह गई, तो इन्होंने कौशाम्बी को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो ये एक आप बढ़िया पॉइंट डाल सकते हैं यहाँ। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा उदयन था, जो बुद्ध का समकालीन था। उदयन का अवंत के राजा प्रदोत्त और मगध के शासक अजातशत्रु के साथ वैवाहिक संबंध भी थे। जो उदयन की शादी होती है वो मगध से भी होती है, और अवंत एक महाजनपद था, वहां से भी वहां की भी राजकुमारी से उदयन का विवाह होता है। वत्स महाजनपद अपनी सैन्य सेना, मतलब वत्स महाजनपद की जो सेना थी वो बहुत ही मजबूत थी, और उसमें भी जो गज सेना थी, मतलब हाथियों की जो सेना थी, वो अपने संख्या बल के लिए प्रसिद्ध रही है। मतलब जो हाथियों की जो उस समय सबसे बड़ी सेना थी, वो किसके पास थी? वो वत्स महाजनपद के पास ही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता था। मतलब यहाँ से सूती वस्त्र, कॉटन इंडस्ट्री का भी प्रचलन, मतलब कॉटन इंडस्ट्री का भी काफी विकास था, व्यापार वाणिज्य होता था उसका। कौशाम्बी के उत्खनन से घोषिताराम विहार एवं उदयन के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये पूरा आपका वत्स का पॉइंट है। अगर वत्स देखिए, इसमें क्या है कि हो सकता है, यहाँ तो हम 8 महाजनपद का उल्लेख कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ 2 पूछ ले या 4 पूछ ले, क्योंकि 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना पॉइंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर कहीं 2 पूछ लिया तो आपके पास भरपूर यहाँ पॉइंट है अपने उत्तर को लिखने के लिए। तो ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं। मल्ल, नंबर 4 है मल्ल। यह महाजनपद 2 भागों में विभाजित था, जिसमें एक की राजधानी कुशीनगर, जो जिसे कस्या भी कहा जाता है, तो दूसरे की पावा, मतलब पडरौना। देखिए, कुशीनगर और पडरौना वो एक तरीके से एक ही जिले के तहत 2 क्षेत्र हैं। तो वही है कि कस्या और पडरौना बहुत पास पास थे, 15-20 किलोमीटर की ही दूरी थी, लेकिन ये 2 राजधानियों में विभक्त था। मल्ल महाजनपद एक गणराज्य था, जो 9 छोटे छोटे संघों से मिलकर बना था। देखिए, जो राजनैतिक व्यवस्था थी उसके तहत 2 व्यवस्थाएं उस समय थी, गणतंत्र की व्यवस्था थी, राजतंत्र की व्यवस्था थी। अगर देखा जाए तो विश्व में आज जो हम लोग गणतंत्र की तरफ देश दुनिया मूव कर रहा है, उसकी शुरुआत जो है वो भारत में ही होती है। और हमारा जो भारत है वो प्राचीन गणतांत्रिक स्वरूप को धारण करता था, जिसका प्रमाण आप यहाँ मल्ल में देखिए कि क्या है, ये 9 छोटे छोटे संघों से मिलकर बने थे। यहाँ से जैन एवं बौद्ध दोनों ही संप्रदायों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। मतलब ये जो मल्ल था वो जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों से संबंधित था, और बुद्ध का तो महापरिनिर्वाण ही कुशीनगर में हुआ था। अजातशत्रु द्वारा मल्लों को जीतकर मगध में मिला लिया गया। देखिए, अजातशत्रु जो थे मगध के शासक, उन्होंने मल्ल को पराजित करके
इनका विलय मगध साम्राज्य में करा लिया था। तो ये हो गया। और पांचवा जो हमारा है वो है चेदी। चेदी महाजनपद वर्तमान में बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, और बुंदेलखंड में जो बांदा जिला है, बांदा जिला से संबंधित रहा है, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। जो चेद है वो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में भी कहा बांदा जनपद, और इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। ठीक है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था। ये वही शिशुपाल है, भगवान श्री कृष्ण के बुआ के लड़के। वो तो कहानी आप लोगों ने देखा ही हो, मतलब सुना ही होगा, देखा भी होगा टीवी पे, कि इन्होंने अपने बुआ को वचन दिया था कि जब तक ये 100 गलती नहीं करेगा इसका हम वध नहीं करेंगे। और जैसे ही ये 100वीं गलती करता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस सुदर्शन चक्र के माध्यम से इसकी गर्दन काट दी जाती है। तो ये वही शिशुपाल थे। और ये कहाँ के शासक थे? ये जो शासक थे वो चेद के थे। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि चेदी महाजनपद की ही एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई, जिसका प्रमुख शासक खारवेल था। देखिए, कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि यही जो चेदी था, इसकी इसी से संबंधित कुछ लोग उड़ीसा में जा करके बसे, और कालांतर में वही जो है वहाँ चेदी वंश से अपना एक नया शासन चलाते हैं, और उसका जो सबसे प्रमुख शासक खारवेल इसी वंश से संबंधित था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, आप यहाँ डाल देंगे। फिर 6 नंबर जो है हमारा वो कुरु है। इस महाजनपद का विस्तार वर्तमान मेरठ, दिल्ली एवं हरियाणा के थानेश्वर तक था। देखिए, कुरु जो था वो कहाँ था? मेरठ, दिल्ली एवं हरियाणा के थानेश्वर तक था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर इसी महाजनपद का भाग था। जो हस्तिनापुर था वो कुरु महाजनपद के तहत ही आता था। यह महाजनपद प्रारंभ में राजतंत्रात्मक था, जो बाद में गणतांत्रिक हो गया। ये प्रारंभ में राजतंत्र था यहाँ, लेकिन बाद में यहाँ गणतंत्र स्थापित हो जाता है। बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरत्य था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरत्य था। आगे देखते हैं। अब देखिए, नंबर 7 हमारा क्या है? सूरसेन। इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार यह महाजनपद यदुवंशी शासकों द्वारा शासित था, और कृष्ण इसी कुल से संबंधित थे। देखिए, कृष्ण को जो है, जो आज भी जो यादव लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं कि वो तो यदुवंशी थे, हालांकि वो मूलतः थे तो क्षत्रिय, और लेकिन यदुवंशियों से भी जोड़ा जाता है। तो वही है कि पुराणों के अनुसार यह महाजनपद यदुवंशी शासकों द्वारा शासित था। कृष्ण इसी कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का शासक अवंतिपुत्र था। देखिए, गौतम बुद्ध के समय यहाँ का शासक अवंतिपुत्र था, जो बौद्ध मतानुयायी था। सूरसेन महाजनपद पहले गणतांत्रिक स्वरूप का था, जो बाद में राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। देखिए, कुछ पहले जो राजतंत्र थे वो गणतंत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, जो गणतंत्र में है वो राजतंत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब हमारा सबसे लास्ट जो है 8वां पांचाल। देखिए, पांचाल महाजनपद वर्तमान बरेली एवं फर्रुखाबाद के क्षेत्रों में अवस्थित था। यह 2 भागों में विभाजित था। जो पांचाल महाजनपद की स्थिति है वो वर्तमान के बरेली और फर्रुखाबाद के क्षेत्रों में है। और पांचाल जो है वो 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। और जो उत्तरी पांचाल था उसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी। जो वर्तमान का बरेली है उसी को अहिछत्र कहा जाता है। और दक्षिणी पांचाल, इसकी राजधानी कांपिल्य थी, जो वर्तमान का फर्रुखाबाद जिला है।
तो आप ये दे देंगे यहाँ। कान्यकुब्ज, देखिए ये इस कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज है। इसका एक नाम और भी है महोदय नगर, जो भैंसांग कहता है। तो कानकुब्ज नगर इसी महाजनपद का भाग था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महाभारत कालीन द्रौपदी पांचाल महाजनपद की ही राजकुमारी थी। जो द्रौपदी थी, पांडवों की जो पत्नी थी, वो यहीं की राजकुमारी थी। मतलब आप समझ लीजिए कि जो ये लोग स्वयंवर में गए थे तो वो हस्तिनापुर से बरेली तक की यात्रा किए थे, और पांचाली यहीं की थी, सॉरी द्रौपदी यहीं की थी, इसीलिए इन्हें पांचाली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज का हमारा जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। इसके तहत हमने 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में हैं उनके बारे में चर्चा करी, और फिर हम आगे फिर नए क्वेश्चन के साथ जल्दी ही आपके साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि मेरा टारगेट वही है जो मैंने पहले दिन बताया था कि हम 15 सितंबर तक जितने भी पेपर 5 और पेपर 6 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम आपको यहाँ यूट्यूब के माध्यम से करवा देंगे। और आप लोग अपनी कॉपी को, अगर आप लोग लिख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आप लोग उसको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए। हम वहाँ चेक भी कर देंगे, उसका मूल्यांकन भी कर देंगे। और मैंने जो अभी पढ़ाया है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम का। हाँ देखिए, ये जो हमारा इसके पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, ये मैंने कराया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के इसको देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये है हमारा समृद्धि आईएएस टेलीग्राम चैनल, आप लोग इससे जरूर जुड़िए, क्योंकि जो भी पीडीएफ होगा आपको वो यहीं से मिलेगा, यहाँ आप लेकर के अपनी कॉपी भी दिखा सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।